नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ, मस्त, तंदुरुस्त, दुरुस्त होंगे। मैं भी एकदम स्वस्थ, मस्त, तंदुरुस्त, दुरुस्त हूं। फीवर तो कई दिन पहले साथ छोड़ गया, लेकिन जिसकी जरूरत थी उसने अपना रास्ता साफ नहीं किया। इस वजह से आपकी क्लास में व्यवधान आया, और छोटा मोटा नहीं, अब तक का सबसे लंबा व्यवधान था ये। एक ऐसा व्यवधान जिसकी कल्पना हमने खुद ने भी नहीं की थी, क्योंकि बड़ा दुख होता है जिसकी वजह से रोजी रोटी चल रही हो, वही एकदम जब चुप हो जाती है तो ऐसा लगता है कि भैया बहुत महंगी बटी है, तो है ना। मतलब आप लोगों को पता है कि हर दिन के सेशंस की अपनी एक वैल्यू होती है, हर दिन अपने सेशंस की एक कीमत होती है, और वो इसकी वजह से बिल्कुल ऑलमोस्ट गॉन रही। बड़े बुरे दिन निकले भाई, लेकिन फाइनली फिर से हम आपके सामने स्वस्थ होकर पहुंच चुके हैं, और उम्मीद करते हैं कि इस बीच में आपने नदियां नाले बहुत अच्छे से याद कर लिए होंगे, ऐसी आपसे अपेक्षा की जाती है। तो रोहित, राहुल, लोशन, निशांत, प्रिया, शिड, हर्ष, मिथिलेश, सभी साथियों को वेरी गुड इवनिंग। उम्मीद है आप सभी लोग एकदम अच्छे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, क्योंकि मुझे आपसे पूर्ण उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से इन दिनों याद कर लिए होंगे जो भी मैंने आप लोगों को काम दिया था। और अगर याद कर लिया है तो आप लोग एक बार के लिए मेरे क्वेश्चन आंसर का जवाब देना शुरू करें। मैं आपके साथ में पूरी तरह से जुड़ा हुआ हूं। हाँ जी, खुशी हुई आपको देखकर, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। काफी दिनों बाद क्लास में खड़े हो गए। कुछ बच्चे जो हमारे बैचेस के थे वो YouTube के सेशंस में पहुंच करके ये बात लिख रहे थे कि सर कभी क्लास भी ले लिया करो। उनकी नासमझी पर थोड़ा तरस भी आया। YouTube पर क्लास 10 से 15 मिनट लेना, एक बार में सांस खींच के पढ़ा देना आसान काम है, या 1 घंटे तक नॉन स्टॉप बोलना आसान काम नहीं है। लेकिन फिर भी ठीक है, कुछ बालकों की समझ, उनको मुबारक। लेकिन आप चिंता ना करें, हम लोगों ने आपके लिए जो भी प्लान किया था उसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, सिंधु अपवाह सिस्टम, सिंधु के साथ साथ सिंधु की सहायक नदियां, सिंधु की सहायक नदियों के नाम क्या है, क्या किस प्रकार से हैं, ये सब बातें मैंने आप लोगों को पढ़ाई हुई हैं। मतलब कंटेंट आपको अब से 7 दिन पहले से दिया हुआ है। आज मैंने जैसा आपसे प्रॉमिस किया था कि जिस दिन मैं मिलूंगा एक एक चीज पूछूंगा, क्योंकि इसमें एक भी चीज जो समझाने का कॉन्सेप्ट था वो रिवर के शुरुआती सेशंस में मैं सिखा चुका हूं। अब रटने का कंसेप्ट है। जिसने जितना ज्यादा याद कर लिया वो उतना अच्छा उस्ताद कहलाएगा, ठीक है ना। रिवर सिस्टम के अंदर जिसने जितना याद कर लिया, मुझे याद करना नहीं है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि अल्टीमेटली मैंने परीक्षा नहीं देनी है, जिसे देनी है उसे मुबारक। तो आप सबको मुबारक है। इसलिए आज सेशन के अंदर क्वेश्चन जवाब होंगे, बिल्कुल टेस्ट सिस्टम में आपके साथ सवाल जवाब होंगे। उम्मीद करके कि आप लोग प्रॉपर तरीके से तैयार करके सेशन के अंदर बैठे होंगे। एक बार थम्स अप कर दीजिए, क्या आपको पूरा रिवर सिस्टम अच्छे से याद है? क्या आप मेरे सवालों के जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? और अगर तैयार हैं तो फिर इजाजत दीजिए, काम शुरू किया जाए, देखा जाए किसको कितनी तैयारी है। एक बार थम्स अप कर दीजिए सभी लोग। एक बालक का संकल्प स्पष्ट है, उसे अखंड भारत चाहिए। बिल्कुल सही है, मिल जाएगा। पढ़ तो लो पहले। करोगे क्या अखंड भारत? मिल भी गया, पता चले कि तुम संभाल नहीं पाए। पढ़ लो बेटा। अखंड भारत में तुम्हें बलूचिस्तान का कलेक्टर नियुक्त करेंगे, पर उसके लिए तुम्हें पहले पढ़ना होगा, ठीक है। सब तैयार? चलना शुरू करें। स्क्रीन गायब कर दें। ओके, सभी के कमेंट आ गए हैं, सब रेडी हैं, और ये स्प्रिंग हुई गायब। मेरे को आपसे पूछना है, हिमालय की साइड के 3 बड़े रिवर सिस्टम हैं। 3 बड़े रिवर सिस्टम में सिंधु रिवर सिस्टम,
गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। शुरू करते हैं सबसे पहले सिंधु रिवर सिस्टम से, क्योंकि हिमालय से ओरिजिनेट होने वाले सबसे पहले रिवर सिस्टम में सिंधु का नाम आता है। बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसका निर्माण आपको करना है, क्या सिंधु नदी उत्तराखंड से कोई रिलेशन रखती है? मतलब इस तरह से सवाल पूछे जाएंगे कि आपको उसमें सोचना जरूरी होगा। मतलब दिमाग लगाइएगा सवाल पूछते समय, मैं जो आपसे पॉइंट पूछ रहा हूं यस और नो, या फिर आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, याद करिए मैंने आपसे कहा था पढ़ते समय आप सब लोगों ने अच्छे से ये याद कर लिया होगा कि सिंधु सिस्टम लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, बाकी राज्य में नहीं बोलूंगा, इनसे संबंधित है। लेकिन सवाल उल्टा पूछ लिया, क्या सिंधु सिस्टम उत्तराखंड से संबंध रखता है? गुड, नहीं रखता है। मतलब समझ गए आप, एक ही बॉल में, पहली ही बॉल में आपको एकदम झकझोर देने वाली बात मैंने पूछी है। क्या है भाई ये, कहां तक है ये, इस प्रकार से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। सिंधु नदी का उद्गम ट्रांस हिमालय से होता है या मुख्य हिमालय से होता है? जो सवाल मैं पूछता जा रहा हूं ना, इन सवालों को आप दिमाग पर जोर डाल के सोचते रहिए कि अगर नहीं भी आता है तो क्यों नहीं आता है, विचार करिए कहां पे कमी रह गई, उसे पढ़ना है दोबारा से, है ना। बताइए सिंधु नदी का उद्गम ट्रांस हिमालय से है, मुख्य हिमालय से है या शिवालिक से है? मैं क्वेश्चन वैसे नहीं पूछूंगा जो आप लोगों ने कंटेंट में देखकर पढ़ लियो। कई लोग तो कंटेंट लेकर बैठे होंगे। ट्रांस हिमालय से आता है। ट्रांस हिमालय में 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं। किस किस का नाम? जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। जिनको अपन ने याद कैसे किया था? जा लद कर। ठीक है, जास्कर और लद्दाख के पैरेलल ही एक और पर्वत श्रृंखला चलती है जिसका नाम है कैलाश पर्वत श्रृंखला। ठीक है, बताइए कौन से ग्लेशियर के पास से इसका उद्गम होता है? मतलब वो कौन सा ग्लेशियर है जिसके पास से सिंधु नदी का उद्गम होता है? हम ऐसे ही याद करने वाले हैं, जिन्होंने पढ़ाई नहीं की वो जा सकते हैं, जिन्हें याद नहीं हुआ, क्योंकि असल में रीडिंग को मैं डिक्टेट करवाऊं मतलब नहीं है। 7 दिन में आपने भी तो कुछ किया होगा ना मेरे इंतजार के अलावा। बताइए कौन से ग्लेशियर के पास से यह निकलती है और भारत में किस जगह से एंट्री करती है? भारत में एंट्री सिंधु नदी कहां से करती है? मानसरोवर लेक के पास, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, मोहित उमर, मानसरोवर। कैलाश है तो कैलाश मानसरोवर है, लेकिन ये तो किसी ग्लेशियर से निकलेंगे ना। ग्लेशियर को हिंदी में कहते हैं, बहुत बढ़िया पंकज, बहुत बढ़िया ज्योति, बहुत बढ़िया, बोखरचू नामक ग्लेशियर है जिससे इसका उद्गम होता है। देखिए नदियां किसी ना किसी ग्लेशियर से, यानी कि जो पानी के बहुत बड़े बड़े, मतलब बर्फ के जो बहुत बड़े बड़े पहाड़ पर्वत बने हुए हैं, उन्हीं से ओरिजिन होकर के निकलती हैं। ठीक है, अच्छा बताइए लेह लद्दाख में कौन इसके किनारे बसा हुआ है और भारत में कहां से एंट्री करती है? दमचौक नामक स्थान से। लेह अथवा लद्दाख में कौन इसके किनारे बसा हुआ है? लेह बसा हुआ है। ठीक है, कमेंट बॉक्स के अंदर इसकी सहायक नदियों में से जो नदियां आप जानते हैं, कौन सी नदियां आप जानते हैं जिनके नाम मैं अक्सर पढ़ाता रहता हूं? CJI, चेलम, झेलम, चेनाब, इंडस, रावी, व्यास, सतलज। ये नदियां जो मैंने अभियाल बोली, ये किस तरफ की नदियां हैं? किस तरफ की मतलब
सिंधु नदी में ये नदियां कौन सी साइड से एंट्री होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से? जो मैंने नाम बोले, रावी, व्यास, सतलज, चेनाब, झेलम, ये लेफ्ट हैंड साइड ट्रिब्यूटरी है इसकी या राइट हैंड साइड ट्रिब्यूटरी है? लेह, बिल्कुल सही। अभय, सचिन, हिमांशु, लेह इसके किनारे बसा हुआ है। ये लेफ्ट हैंड साइड की है या राइट हैंड साइड की है? ये सब लेफ्ट हैंड साइड की नदियां हैं, ठीक है ना? तो हमको लेफ्ट हैंड साइड तो याद है, मुझे राइट हैंड साइड की, अब लेफ्ट और राइट तो मैंने बता ही दिया था कैसे डिसाइड करते हैं। मैंने बता दिया था कि नदियां जब किसी खाड़ी में जाकर गिरे और आपका मुंह नदी की तरफ हो, तो जो आपके लेफ्ट हैंड साइड से आकर के जुड़ रही हैं, यानी आप अगर इस तरफ जाके गिर रहे हैं तो आपके जो लेफ्ट वाली साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड की नदियां हैं, ठीक है ना? तो हमने RBSCJI नाम से ये याद किया हुआ है। 3 पाकिस्तान के पास है, 3 इंडिया के पास है। अब लेफ्ट हैंड साइड तो याद हो गया, राइट हैंड साइड से जुड़ने वाली नदियों के किन्हीं भी 3 नदियों के नाम बता दीजिए। इसके राइट हैंड साइड से जुड़ने वाली किन्हीं भी 3 नदियों के नाम बता दीजिए। हाँ प्रद्युमन, बिल्कुल सही। संतोष, बेटा नोट्स 21 तारीख के बाद हम ऑर्डर लेने लग जाएंगे, है ना? बेटा 1 मिनट, कुछ टेक्निकल एरर आ रही है, 1 मिनट होल्ड करना है ना? हाँ जी, गंगा गोदावरी श्योक, हुंजा, गिलगिट, याद आया? स्वात, काबुल, गोमल, ये इसकी दाई है। और अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि जब भी इनसे नदियां पूछी जाती हैं, ये 5 नदियां टिका के आ जाते हैं। कौन सी? सिंधु की सहायक नदियां पूछी गई हैं, उठाओ, रावी, व्यास, सतलज, झेलम, चेनाब। और उनसे बाई चांस पूछ ले कोई कि भाई इसकी और दूसरी तरफ की नदियां भी तो बता दो, तो उनके पास में अक्सर मामला खाली रहता है, ठीक है? शोक नदी याद रख लेना। क्यों याद रख लेना? क्योंकि शोक नदी पर ही ये जो अपना गलवान वैली इंसिडेंट हुआ था, ये शोक नदी पर ही हुआ था, है ना? तो इसलिए ये चीज बहुत ज्यादा याद रखने वाली होती है। क्लियर है? कौन सी याद रखेंगे? शोक, हुंजा, गिलगिट, गिलगिट बाल्टिस्तान से याद रख लो। स्वात, स्वात घाटी है। काबुल शहर है। इस प्रकार से नाम करके आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना? ये बहती पाकिस्तान में है नदी।
क्लियर हो गया? किसी प्रकार की कोई दिक्कत? गोल्डन क्लाउड अभी पढ़ लो बेटा, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अब इसके बाद में इनकी एक एक इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं। जैसे झेलम रिवर के बारे में बात की जाए। झेलम के बारे में क्या है? झेलम रिवर इसकी सहायक नदी है। तो इनमें से हम लोग ये काबुल, स्वात, हुंजा, इन सब के बारे में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो पाकिस्तान वाली साइड की नदियां हैं। हम अपने तरफ की जो नदियां हैं जिनका प्रभाव हमें पड़ता है, जिनको इंडस वैली, जो इंडस ट्रीटी हमने करी थी उसके माध्यम से जिनका जल बंटवारा हुआ, उनमें सबसे पहली नदी जिसका जिक्र कर रहे हैं हम, वो है सिंधु नदी, वो है झेलम नदी। चलिए झेलम नदी के बारे में बताइए। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है झेलम नदी के बारे में। झेलम नदी किस झील का निर्माण करती है? जल्दी बताइएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। झेलम नदी भारत में एक मीठे पानी की झील का निर्माण करती है, उसका नाम क्या है? और दूसरी बात, जिस प्रकार से लेह शहर सिंधु के किनारे बसा हुआ है, ऐसे ही कौन सा प्रमुख शहर है जो झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है? भारतीय शहर बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए मैं खुद बोल करके भी चला जाऊंगा, आप कुछ नहीं करेंगे, और अगर आप दिमाग पर जोर डाल करके 1 घंटे मेरे साथ ये मेंटल एक्सरसाइज कर लिए, 7 दिन का कंटेंट है, आपने कुछ याद भी किया होगा ना, कितना आपके याद रहा ये आपके ऊपर है। सब पढ़ाया हुआ है मैंने, एक भी चीज आपसे ऐसी नहीं पूछ रहा हूं जो नहीं पढ़ाई हुई है। आपसे जो सिंधु में पूछा वो सब यहां पर रिटर्न है, देख लीजिए। सिंधु में जो पूछा सब रिटर्न है, मैंने पढ़ाया हुआ है, एक भी चीज अलग से नहीं पूछ रहा हूं, ठीक है। ये सिंधु की सहायक नदियां पूछी हुई हैं, जिसमें से देख लो स्वात ये दिख रही, काबुल ये दिख रही, गिलगिट ये दिख रही, शोक ये दिख रही, सारी नदियां पढ़ाई हुई हैं मैंने, है ना। गुमल, ये सब नदियां पढ़ाई हुई हैं, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब झेलम के अंदर एंट्री कर रहे हैं, बताइए झेलम के बारे में आपसे पहला सवाल पूछा गया। श्रीनगर नामक शहर बसा हुआ है और वुलर नामक लेक है, डल लेक नहीं है, वुलर नामक लेक है, ठीक है ना। वुलर लेक श्रीनगर के अंदर, श्रीनगर शहर झेलम के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। इस झेलम नदी पर, मतलब श्रीनगर के अंदर, जब कश्मीर में आप कभी जाएंगे तो झेलम असल में काफी देर तक, कश्मीर जब आप घूमने जाते हैं तो साथ साथ आपके बहती हुई है, और उसके बाद ये मतलब भारत से निकल करके पाकिस्तान में एंट्री कर जाती है, ठीक है, और वहां जाकर के ये चेनाब नदी से मिल जाती है, ठीक है। तो झेलम नदी भारत पाकिस्तान की सीमा पर बहती है, और इसकी सबसे इंटरेस्टिंग कहानी ये कि कई बार जो इन्फिल्ट्रेटर्स इंडिया में एंट्री करते हैं, तो झेलम नदी जिस रूट से एंट्री करती है, अगर आपने बजरंगी भाईजान फिल्म देखी हो तो बजरंगी भाईजान फिल्म के अंदर एक सीन है जिसमें एक नदी के एक किनारे बजरंगी भाईजान है और दूसरी तरफ वो जो बच्ची है जो बोल नहीं पाती, उसका नाम मैं मिस कर गया हूं, जो वहीं पे फिर वो भाईजान नाम लेती है, क्या नाम है उसका, जो भी है। तो एक नदी का सीन दिखाया है जिसके एक तरफ पाकिस्तान दिखाया है, एक तरफ हिंदुस्तान दिखाया है, अगर याद आ रहा हो तो। कुछ इस प्रकार से भारत पाकिस्तान के बीच का झेलम नदी बॉर्डर बनाती हुए एंट्री करती है, ठीक है। गोल्डन क्लाउड, तुम पढ़ने के अलावा सब प्रकार के विचार कमेंट बॉक्स में लिखते रहते हो। कुंदन, एक बार ये खत्म कर लो फिर ले आएंगे। शाहिद है, मुन्नी, हाँ, तो वो जो सीन है ना, आखिरी वाला सीन जो है, उसको झेलम, आप जब जाएंगे तो, आप घूमने जब जाएंगे तो ये बताया जाएगा कि इसी झेलम के किनारे कई बार आतंकवादी पाकिस्तान के रास्ते इंडिया में एंट्री करके घुस जाते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बताइए। फिर दूसरी नदी है चेनाब नदी, झेलम के बाद में चेनाब नदी। चेनाब नदी, भाई झेलम नदी कहां से आई? तो पीर पंजाल श्रृंखला से आई। मैंने आपसे कहा था मुख्य हिमालय कश्मीर के अंदर पीर पंजाल के नाम से जाना जाता है। फिर झेलम नदी किस में जाकर मिलती है? चेनाब में। किस प्रकार से याद किया हुआ है? CJI, चेनाब, झेलम और इंडस। अब चेनाब के बारे में बात करते हैं, बताइए चेनाब नदी का उद्गम कहां से होता है? देखिए, अगर ये हमने हिमालय की बात की हुई है, सबसे किनारे किनारे तो निकल गई इंडस, इसके बाद में ये पीर पंजाल श्रृंखला थी, इससे निकल करके आ गई झेलम। झेलम असल में जाकर किस में मिल रही है? तो चेनाब में मिल रही है। चेनाब, बताइए चेनाब कहां से निकल करके आ रही है?
रचना बिल्कुल करवाएंगे बेटा, पहले ये तो कर लो। हाँ जी, राज्य देखते चलिए, सबसे ऊपर लेह लद्दाख से सिंधु निकल गई, फिर जम्मू कश्मीर जब आया तो वहां से आकर के झेलम आ गई, उससे नीचे राज्य हिमाचल प्रदेश आया, हिमाचल प्रदेश से कौन सी झील निकल करके आई? चेनाब झील चेनाब नदी निकल करके आई। हिमाचल प्रदेश के अंदर बारालच्छा नामक जो पास है, वहां पर चंद्रा और भागा दो प्रकार की सहायक नदियों से मिलकर के चेनाब निवर का निर्माण होता है। ठीक है, और जब आप हिमाचल प्रदेश घूमने जाएंगे तो हिमाचल प्रदेश में एक ऊंचाई के क्षेत्र पर जहां बर्फ आपको दिखाई देती है, उसे लाहौल स्पीति वाला इलाका कहा जाता है, वहां से निकल करके फिर ये चेनाब रिवर बहना शुरू करती है। ठीक है, चेनाब रिवर सबसे प्रमुख रिवर में से है। प्रमुख रिवर कैसे? जो झेलम नदी अपन ने अभी चर्चा में ली, जो कश्मीर से निकली थी, हिमाचल से निकल करके कौन सी नदी आई? मैप पर भी दिखाएंगे, आप लोग मैप के थ्रू तो देख ही लेंगे, फिर ये लगता है कि मैप के थ्रू सर जो बोल रहे हैं ये सब चीजें तो हम भी कर लेंगे, इसलिए मैं दिमाग पर रिकॉल करा रहा हूं, क्योंकि 7 दिन तक आपको टास्क दिया था याद करके लाने का। तो देखिए, जो झेलम नदी निकल करके आ रही थी वो सिंधु में नहीं जा रही है डायरेक्ट, वो चेनाब में जा रही है। चेनाब में ही और नदियां भी जाकर के मिल रही हैं, जैसे रावी और सतलज, ये दोनों नदियां भी जाकर के चेनाब में मिलती हैं। असल में जो चेनाब है ना, ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, यानी चेनाब में पहले सब नदियां मिलती हैं और फिर जाकर के ये आगे जाती हैं। चेनाब नदी पर इसी कारण से भारत में, चूंकि ये सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो इस पर कई सारी विद्युत जल परियोजनाएं, यानी कि जल से बिजली पैदा करने की परियोजनाएं, जैसे दुलहस्ती है, सलाल है, बगलिहार है, वो इसी के किनारे किनारे बसाई गई हैं। ठीक है, अब एक बार के लिए मैप पर देख लेते हैं इसको। आइए देखिए, तो आपने क्या देखा, ये रही आपके सामने इंडस, ये इंडस निकल करके आ रही है कैलाश रेंज से। देखो ये ग्लेशियर रहे कैलाश रेंज के, ये इंडस नदी निकल करके आई, इसके किनारे ले बसा हुआ है, शारदू से होते हुए, ट्रांस हिमालय से पार होते हुए, और ये इंडस रिवर इस प्रकार से नीचे की तरफ जा रही है ना। अच्छा, अब जब इंडस नदी जा रही है, इसके किनारे जो सबसे प्रमुख नदी है वो ये जा रही है, देखो चेनाब। ये देखिए आपको चेनाब नदी दिखाई दे रही है, ये देखिए चेनाब नदी असल में अकेली ना होकर के 5 नदियों का पानी लेकर आ रही है। कौन कौन सी? एक तो देखो ये सतलज रही, एक देखो चेनाब के किनारे किनारे ये रावी रही, एक देखो चेनाब तो ये थी, चेनाब ये थी जो कि बारालच्छा से निकल कर आ रही थी, इसी में देखो ये मिलकर के आ रही झेलम। तो देखो चेनाब में कौन कौन मिला? चेनाब में एक तरफ से आकर के झेलम मिली, यानी चेनाब के राइट हैंड साइड की अगर ट्रिब्यूटरी की बात की जाए तो झेलम है, ये रही झेलम, फिर ये चेनाब, चेनाब के साथ साथ फिर रावी देखो चेनाब में आकर के मिल रही है, फिर सतलज भी देखो इसी में आकर मिल रही है। अच्छा, इससे थोड़ा पीछे चलोगे तो रावी जो है ना, उसी के साथ में आकर के मिलती है व्यास, ये देखो रावी के साथ व्यास। तो अब आप सोचो, 5 बड़ी नदियों का पानी अकेली नदी कौन सी? चेनाब नदी ले जाकर के पाकिस्तान में जाकर के, कहां पर? मिठानकोट में जाकर के सिंधु नदी के अंदर छोड़ देती है। तो मिठानकोट पाकिस्तान के अंदर चेनाब नदी अपने साथ खुद समेत 5 बड़ी नदियों का पानी लेकर आती है और ला करके इस पानी को यहां पर छोड़ती है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। क्लियर है? यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होगा? ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चेनाब बता दिया मैंने आपको, रावी सतलज बता दिया, दुलहस्ती हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं रावी नदी के बारे में। ठीक है, तो देखिए झेलम हो गया, चेनाब हो गया। अब होने को तो आप सारी चीजें याद रख सकते हैं, मुझे मालूम है, लेकिन दिमाग पर जोर जब तक नहीं देंगे ना, और मैं गारंटी से दे रहा हूं, जो बच्चा अभी नकल करके भी जवाब दे रहा होगा ना, नकल करके भी, मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, कुछ भाई लोग ऐसे होंगे जो पढ़ के नहीं आए और उनको यह लग रहा होगा कि मेरा तो आज क्या हो गया, मेरे साथ तो सर ने धप्पा बोल दिया, मतलब बिना बताए पूछ लिया मुझसे। तो उन्हें भी मैं अश्योर करता हूं कि आप नकल करके भी अगर जवाब दे रहे होंगे ना, यकीन मानिए घंटे भर की क्लास में नदियों से रिलेटेड कम से कम 40 फैक्ट नए याद करके जाओगे, ये गारंटी है, चाहे एक अक्षर पढ़ के नहीं आए थे।
बताऊं उदाहरण के लिए, अब तक भी अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा था तो आपको यह याद हो चुका है कि यह सिंधु नदी ट्रांस हिमालय से निकल कर आती है, पहला फैक्ट। दूसरा, इस पर लेह बसा हुआ है, दूसरा फैक्ट। तीसरा, इसकी जो 5 नदियां अक्सर हम गिनाते हैं, जिन्हें सीजेआई और आरबीएस के नाम से गिनाते हैं, वो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी हैं, यानी बाएं हाथ से जुड़ने वाली नदियां हैं। दाएं हाथ से जुड़ने वाली नदियों में आपको शोक नदी याद हो चुकी होगी, क्योंकि मैंने गलवान वैली इंसिडेंट बोला था। काबुल के नाम पर काबुल शहर याद हो चुका होगा। इसी प्रकार से आप लोगों ने दाईं हाथ की तरफ से जुड़ने वाली जो नदियां हैं, उनमें से गिलगिट नाम याद हो चुका होगा, क्योंकि गिलगिट बाल्टिस्तान के नाम पर है। आपने सिंधु नदी को याद करके यह याद कर लिया होगा कि सिंधु नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदियों में से चेनाब का नाम आता है, लेकिन चेनाब निकलती है हिमाचल प्रदेश के बारालच्छा से। उससे पहले आपने झेलम के बारे में सुना था। झेलम निकलती है कश्मीर के पीर पंजाल श्रेणियों से। झेलम के किनारे पर बसा हुआ है वुलर झील। झेलम के किनारे बसा हुआ है श्रीनगर शहर। झेलम नदी भारत पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर बनाती है। बजरंगी भाईजान की जो फिल्म की शूटिंग है वो दिखाई गई है, दिमाग में आपके अचानक बैठने लगेगा। झेलम नदी भारत पाकिस्तान के बीच बॉर्डर बनाती हुई फाइनली चेनाब में मिल जाती है। चेनाब अकेली नदी नहीं है, चेनाब अपने साथ में और नदियों का पानी भी लेकर के फाइनली जाकर के कश्मीर में एंट्री करती, वो पाकिस्तान में एंट्री करती है। एक बार थम्स अप करिए, ये जो बातें जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, जिन्होंने एक भी अक्षर पढ़ाई नहीं की थी, आज बिल्कुल पढ़कर नहीं आए थे, उन्हें ये छोटे मोटे फैक्ट याद रहे या नहीं रहे। एक बार थम्स अप करके बताइए भाई। गोल्डन क्लाउड बिल्कुल दे देंगे बेटा, चिंता मत लगाइए। रचना, सर आपको किसी की बुरी नजर लग गई, माँ जी को कहकर मिर्च बातें करवा लेना। बिल्कुल बेटा बिल्कुल। थैंक यू सो मच। आप लोग सब अपने अपने तरीके से मेरी केयर करते हैं। याद हो रहा है? आप सोचिए, ये याद होने लगेगा। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आप तो मेरे साथ जब पढ़ा करते हो ना, तब भूलने की कोशिश किया करो। याद कराने की कोशिश मेरी है, भूलने की कोशिश कि नहीं यार ये तो याद ही नहीं होगा, ये कोई पढ़ाने का तरीका थोड़ी है। मैं कह रहा हूं आप ब्लैंक, एक होता है ब्लैक बोर्ड, एक होता है ब्लैंक बोर्ड। ब्लैंक बोर्ड पर भी जो रिवर याद कर ले वो हमारे स्टूडेंट हैं, और वो आप करेंगे। क्लियर? डन हो रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। अब हम रावी नदी में ओरिजिन करते हैं। रावी नदी हिमाचल प्रदेश। कभी आप में से कुछ लोगों को, थोड़े बड़े हो जाएंगे, या आप में से कई लोगों को अभी भी ये शौक चढ़ा हुआ होगा, वो बाइक के माध्यम से लेह लद्दाख जाना चाहते होंगे। लेह लद्दाख उसके बुलेट के माध्यम से। जब हम आईआईटी में थे तो बहुत बच्चों को एक क्रेज चढ़ा था कि वो मतलब अपनी उठाई बुलेट गाड़ी, थंडरबर्ड या फिर जो भी उनके पास होती है, रॉयल एनफील्ड, उठा करके पहुंच गए कश्मीर जाना है साहब। और कहां जाना है? लेह लद्दाख जाना है। फिल्मों में देख लिए शाहरुख खान, फारूक खान टाइप से लोगों को कि साहब वहां जाना है। जाने के लिए जो रास्ते हैं लेह लद्दाख जाने के लिए, उनमें एक बड़ा रास्ता है कश्मीर होकर के, कश्मीर से कारगिल होकर के। अगर आपने फिल्म देखी हो एलओसी वगैरह, तो उसमें दिखाते हैं कारगिल से लेह लद्दाख। दूसरा रास्ता है हिमाचल प्रदेश, अगर मनाली जाएं, सस्ता हनीमून डेस्टिनेशन इंडियंस के लिए मनाली है। दिल्ली से आप आराम से 20-25 हजार रुपए में जाके घूम के आ सकते हैं। ठीक है, मनाली अगर आप पहुंचे तो मनाली से थोड़ा ही ऊपर रोहतांग पास है। रोहतांग पास से भी लेह लद्दाख का रास्ता जाता है। मैंने ये बातें क्यों बताई? क्योंकि रोहतांग पास आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि रोहतांग पास के पास से ही रावी नदी का ओरिजिन होता है। अभी कुछ दिन पहले अखबार में आई भी थी, रोहतांग पास खोल दिया गया है यात्रियों के लिए, क्योंकि वैसे उसमें बर्फ जमी रहती है, गर्मियों में वो पिघलने लगती है, तब आता है। चंदन, थैंक यू सो मच। और मिला बेटा, आने दो ना, पहले पहले आ तो जाने दो। हाँ जी, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा, आप में से पता नहीं आपके जमाने में एक फिल्म आई थी, मैं चीजों को रिलेट यूं कराता हूं ताकि आप उन्हें ध्यान रख पाए। ताल नाम से एक फिल्म थी ऐश्वर्या राय बच्चन की, जिसमें कि ताल से ताल मिला गाना था। उसमें जो आलोकनाथ है
वो जिस गांव के सिंगर होते हैं उसका नाम चंबा होता है, चंबा। तो ये नदी चंबा घाटी से होकर के बहती है। फिल्मों से बड़ा आप रिलेट कर सकते हैं, जिनके याद रह जाए अच्छी बात है। क्लियर? क्लियर? जैसे अभी तक हमने लेह लद्दाख पढ़ लिया, श्रीनगर पढ़ लिया, ऐसे ही रावी नदी के किनारे पाकिस्तान का एक बड़ा शहर बसा हुआ है जिसका नाम है लाहौर। आपने कई बार फिल्मों में डायलॉग सुना होगा, रावी के तट पर। अच्छा, कई बार आपने यह भी सुना होगा, भगत सिंह और उनके साथ के जो शहीद हुए थे उन सबको अंग्रेजों ने फांसी देकर रावी नदी के तट पर ही, मतलब उनका दाह संस्कार किया था। रावी नदी के तट पर ही भारत का, जब आप प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में 26 जनवरी का महत्व ढूंढते हैं, कराची अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन जो है वो भी रावी नदी के तट पर, जिसका 26 जनवरी के साथ महत्व है। रिलेट कर पा रहे हो? तो रावी पाकिस्तान में लाहौर अधिवेशन से जेके सिंह पूछे, सर आपने कितनी फिल्में देखी हैं? मेरे को जो सबसे ज्यादा काम पसंद है वो फिल्म देखना पसंद है। मैं अभी बीमारी में भी था ना इन दिनों, तो कुछ नहीं कर रहा था, तो पड़ा वेब सीरीज निपटा रहा था। असुर 2 देख ली मैंने। जब बोल नहीं पा रहा हूं, कुछ नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं पड़ा हुआ था, टीवी चला रखी थी, अपने असुर 2 निपटा दी। एक वो ब्लडी डैडी निपटा दी। लेटे लेटे घर वाले उठने दे नहीं रहे थे, हमने कहा कोई बात नहीं, टीवी चला दो, पड़े हुए हैं आराम से, तो निपटा दी। अपन का काम, दिमाग शांत नहीं रहना चाहिए और अपन इसका भोजन करते रहते हैं। ठीक है? ठीक है, रावी ध्यान कर लोगे। चलिए, रावी हो गया। रावी के बाद में दूसरी नदी है फिर ब्यास नदी। व्यास, रावी, व्यास, सतलज, ये 3 नदियां हैं जो भारत को मिली हुई हैं। चेनाब, झेलम और इंडस, इनका पानी इंडस वाटर ट्रीटी के हिसाब से पाकिस्तान को मिला हुआ है। ठीक है? शिखा अभी सही है बेटा, बढ़िया चल रही है। होगी और क्या करो, कॉकरोच, हाँ वो भी देख लेता हूं मैं, चिंता मत करो। ठीक है। व्यास नदी की बात कर लेते हैं। विपाशा बसु का नाम सुना है? विपाशा का मतलब भी व्यास होता है। व्यास नदी का जो दूसरा नाम है, प्राचीन नाम, वो विपाशा है। विपाशा बसु नाम सुना होगा। इसका उद्गम भी हिमाचल प्रदेश के अंदर व्यास कुंड नामक स्थान से होता है, जो कि कुल्लू घाटी के पास है। तो अब आप देखो, कुल्लू, जब आप मनाली जाएंगे ना सस्ता हनीमून मनाने के लिए, दिल्ली से बस लिए, पहले वो कुल्लू घाटी जाएगी, फिर ऊपर चढ़ के मनाली जाएगी, और उससे ऊपर रोहतांग बस नहीं जाती है, वहां पे फिर आपको खुद जाना होता है। अच्छा, तो कुल्लू घाटी वाला इलाका है, तो यहां पर व्यास कुंड से निकल करके व्यास नदी आ रही है। तो देखो, कुल्लू से तो व्यास आ गई, ऊपर मनाली है, उधर से रावी आ गई, तो रावी और व्यास याद करिएगा। ठीक है ना? तो व्यास नदी आ गई। इसके बाद में यही वो नदी है जो कि सतलज नदी के अंदर जाकर के मिलती है। कहां पर मिलती है? पंजाब के नाम अंदर एंट्री जब आप करते हैं तब हरिके नामक स्थान पर, हिमाचल प्रदेश का जो कांगड़ा जिला है वो इस नदी पर पोंग बांध बनाता है। अभी जब हम, मतलब हमारी जो कुलदेवी है, कुलदेवी मतलब आप जानते हो, तो मतलब परिवार वाले जहां पे बहुत लंबे समय से जिन्हें मानते आ रहे हैं, वो कांगड़ा धाम में है। ठीक है? तो मैं वहां गया था लास्ट मंथ। मैंने अपने उस पर एक छोटा सा वीडियो भी डाला था अपने YouTube पर, जिसमें मैंने बताया था कि एक वहां पर कंसर्ट चल रहा था, वहां पे एक बच्चा गाना गा रहा था, वो मुझे रिकॉग्नाइज कर गया। तो उस पूरे होटल में उस बच्चे ने मेरे को ही डेडिकेट करके गाने गाए, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैं ऐसे याद रखता हूं कि कांगड़ा नदी, कांगड़ा जो शहर बसा हुआ है, कांगड़ा जिला, उस पर इसी नदी के किनारे पोंग बांध बसा हुआ है। तो पोंग बांध, पोंग के साथ में यहां पर कांगड़ा मुझे हिमाचल प्रदेश याद है, तो हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी याद है। तो इस तरह से रिलेट, ब्रजेश्वरी कांगड़ा, बिल्कुल निशांत।
ठीक है, कर लेंगे याद। फिर ये व्यास नदी उतर के आती है तो नीचे पंजाब का जब प्लेनर एरिया आ जाता है तब जाकर के सतलज नदी से जाकर के मिलती है। ठीक है, अच्छा सतलज नदी का बड़ा तगड़ा राग है साहब। सतलज नदी, इन सबको सुन के तो अब तक अपन को क्या लग गया, व्यास व्यास कुंड से आ रही है, राबी रोहतांग से आ रही है, चेनाब उधर से निकल के आ रही है। हमने ये सब तो बिठा लिया अपने दिमाग में कि हाँ यार ये तो सब तो आ रही है। सतलज के बारे में जानोगे तो आपको आश्चर्य होगा, वो हिमालय क्रॉस करके आ रही है। मतलब ये सब तो मुख्य हिमालय से निकल करके आ रही हैं। ठीक है, वेरी गुड निशांत, वेरी गुड। हाँ जी, ये सब तो मुख्य हिमालय से आ रही हैं। सतलज हिमालय को क्रॉस करके आ रही है। हिमालय को क्रॉस करके आ रही है तो अब सोचो, हिमालय को क्रॉस करके कोई चढ़ के तो निकली नहीं होगी, इसका मतलब उसने हिमालय को काटा होगा। तो हिमालय को काटा होगा, इसीलिए कहा जाता है कि ये एंटीसीडेंट रिवर है। मतलब ये उस समय की रिवर है जिस समय हिमालय नहीं था, उस समय भी जो था वो कौन, सतलज नदी थी। तो इसके लिए कहा जाता है कि जो सतलज नदी है, यह नदी शिमला के पास शिपकीला नामक पास है। शिपकीला, शिमला शिपकीला, ठीक है, शिपकीला नामक पास के माध्यम से, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से इंडिया में एंट्री करती है। कहां से आ रही है, तिब्बत से आ रही है। तिब्बत कहां है, ट्रांस में प्लेट्यू है ना। मतलब आप सोचिए, हिमालय, हिमालय के बाद में जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, फिर तिब्बत, तिब्बत से निकल करके यह नदी चल करके आ रही है और ये इंडिया में एंट्री करती है। ठीक है, इसी नदी के साथ में हिमाचल प्रदेश पर भाखड़ा और पंजाब प्रांत के अंदर नांगल नामक बांध बनाया गया है। ठीक है, और इसी के रिजर्वॉयर का नाम गोविंद सागर डैम है। तो जब अभी हम लोग उतर के जब हिमाचल प्रदेश से आ रहे थे, कांगड़ा से उतर करके नीचे आए तो प्लेनर एरिया जहां आया तो फिर हमें वहां भाखड़ा, नांगल और गोविंद सागर डैम मैप में दिखाई दे गया था। वैसे तो डैम की दीवारें बहुत ऊंची थी, हमें दिखाई नहीं दी थी, लेकिन हमें वैसे पता चल गया था। मैंने मेरी बच्चियों को दिखाया कि देखो बेटा, ये डैम है भाखड़ा नांगल, भारत के सबसे बड़ा डैम में से एक। क्या आप याद रख पाएंगे? सतलज नदी में व्यास, व्यास कहां से आ रही है, कांगड़ा नदी से आ रही है, कांगड़ा से आ रही है। वो जहां मिलती है वहां पर हरिके नामक स्थान बनता है। हरिके नामक स्थान पर जो हरिके नामक डैम बना है, वहीं से इंदिरा गांधी कैनाल निकलती है। इंदिरा गांधी कैनाल भारत की सबसे लंबी कैनाल, हमारे राजस्थान की तो गंगा है साहब, वो पश्चिमी राजस्थान की, क्योंकि उसी के पानी से राजस्थान के बहुत बड़े भूभाग में सिंचाई होती है। बोलिए, क्लास का 2 घंटे ड्यूरेशन कर देंगे, अभी आने वाले समय में डेफिनेटली कर देंगे, कल से ही कर देंगे, है ना। संडे तक क्लासेस चलेंगे 3 वीक के अंदर। अभी मतलब कोशिश करेंगे कि हम मैक्सिमम पार्ट जो है आपका डील करें। हाँ भाई, एक बार थम्स अप कर दो, किसी के कुछ दिमाग में रह रहा है या ऊपर से जा रहा है। निश्चित ही कईयों के ऊपर से चीजें निकलेंगी, मुझे मालूम है, लेकिन अभी अभी मैं जो बातें करते करते मैं चीजें बता गया। जिन्होंने पिक्चराइज कर लिया, जैसे मैंने पिक्चराइज करवाया दिमाग में आप लोगों को कि भाई दिमाग लगाओ कि सतलज कहां से आ रही है, तो दिमाग में बिठाया सर तिब्बत के पास से आ रही है। तिब्बत ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय है तो हिमालय को क्रॉस करके इंडिया आई होगी। इंडिया आई होगी तो कहां से आई होगी, तो बोले यार ये शिपकीला, शिपकीला, ला बोले तो पास, शिपकी, मैंने कहा यार शिमला के पास में है, याद कर लेना। बोले ठीक है सर। मैंने कहा यार वहां से इंडिया में एंट्री कर रही है सतलज नदी। बोले ठीक है, फिर क्या होता है? मैंने कहा यार सतलज नदी बढ़िया से बहती है। बोले बहुत ही बढ़िया बात है ये तो। फिर मैंने कहा यार ये नीचे आती है, फिर इसके साथ में व्यास नदी आकर के मिलती है। हमने कहा अच्छा, सतलज नदी पर ही 2 डैम बने हुए हैं, भाखड़ा नांगल, भाखड़ा जो कि बना हुआ है, और नांगल जो कि बना हुआ है पंजाब, एक हिमाचल में एक पंजाब के अंदर, और गोविंद सागर इसका वाटर रिजर्वायर है, भारत की सबसे बड़ी नदी। फिर इसी में व्यास नदी आकर मिलती है, कहां पर, हरिके नामक स्थान पर। हरिके से क्या होता है, हरिके से भाई साहब इंदिरा गांधी कैनाल निकलती है। इंदिरा गांधी कैनाल क्या है, भारत की सबसे लंबी कैनाल। ये चीजें जब हम रिलेट करने बैठते हैं ना, तो हमें ऐसा लगने लगता है कि अच्छा अपुनिच भगवान है, मतलब ऐसी फीलिंग आने लगती है कि ये मतलब अपुनिच भगवान है, बढ़िया सी फीलिंग आने लगती है। एक बालक बोल रहे हैं हम पढ़कर आए थे। जो पढ़कर आए थे
उन्हें तो बहुत ही शानदार चीज लग रही होगी। जो पढ़कर आए थे केवल इतना सा कमेंट करके मुझे बता दो, ये सतलज नदी में, सतलज नदी चेनाब नदी से इंडिया में मिलती है कि पाकिस्तान में मिलती है, ये बता दो। चलो आकाश बताया ना बेटा। सुमन आएंगे भैया आएंगे। बताइए। संभवतया कल मैं कुछ घंटे की क्लासेस एक्स्ट्रा लूंगा, सुबह भी लूंगा, और हो सकता है जब तक आप पढ़ते पाएंगे तब तक पढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान में मिलती है, इंडिया में नहीं मिलती है, मैंने आपसे पहले भी कहा था। ठीक है, उम्मीद है ये चीज ध्यान रख लेंगे। सतलज नदी ध्यान रह जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। व्यास हो गई, सतलज हो गई, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। चलिए, तो ये रहा सिंधु रिवर सिस्टम। अब आपसे मैं क्या कह सकता हूं, आप कोशिश करके अपनी कॉपी किताब में जहां भी समय मिले, जितना भी आपको याद रहा, मेरे पुराने जितने भी विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं उनसे मेरी गुजारिश है, जो भी आपने सुना ना अभी मुझसे, उसको एक बार के लिए पेपर पर नोट डाउन करके देखना कितना याद रहता है ना। मैंने तो बताते हुए निकल गया, कितना आपके दिमाग में रहा। मेरी किस्से कहानियां, आप सोचते होंगे सर क्यों बताते हैं ये, हमको क्या मतलब, आलोकनाथ कौन से गांव का था, चंबा से हमें क्या लेना देना है, ताल मूवी से हमें क्या लेना देना। मैं केवल आपके दिमाग में उन कहानियों को डालने के लिए, कहानियां बहुत देर तक दिमाग में रहती हैं। तिब्बत का पठार, तिब्बत के पठार से तो दुनिया भर की नदियां निकलती हैं। तिब्बत के पठार से ही तो ब्रह्मपुत्र निकलेगी, तिब्बत के पठार से ही वांग ही निकलेगी, तिब्बत के पठार से तो दुनिया का एशिया का 60% पानी तिब्बत के पठार से आ रहा है, इंक्लूडिंग सतलज। ठीक है, चलें आगे। क्लियर? चलिए आइए अब नेक्स्ट वाटर सिस्टम के अंदर बढ़ते हैं। नाम है इसका गंगा। एक बार थम्स अप करके बता दो, थोड़ा बहुत आया, मतलब सिंधु सिस्टम थोड़ा बहुत समझ में आया? थोड़ा बहुत आया हो तो बता दीजिए। हाँ, एक बार तो पढ़ना है ही। क्लियर हो रहा है? राहुल नहीं बेटा, अब जुटेंगे आप बहुत ज्यादा। अर्चना, आप भी कांगड़ा से हैं, वेरी गुड। अगली बार आएंगे तब बताएंगे आपको बेटा, है ना। राहुल, यार हाईवे में क्या, बहुत सारे हाईवे अपडेट हो रहे हैं। जनसंख्या और हाईवे दो ऐसे चैप्टर हैं जो अपडेट बहुत सारे हो रहे हैं, है ना। इकोनॉमी जस्ट अगले वीक से शुरू हो जाएगी, चिंता ना करें। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अब आगे चलते हैं, तो गंगा रिवर सिस्टम की बात करते हैं। गंगा रिवर सिस्टम, एक इंटरेस्टिंग चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो क्या है, गंगा की उत्पत्ति कहां से होती है। आप में से बहुत सारे लोग इस तरह के फोटोज देख करके, गंगोत्री ग्लेशियर को ध्यान में रख करके गंगा का उद्गम गंगोत्री से कह देते हैं। वास्तविकता में जो ज्योग्राफी आंसर मानती है वो मानती है कि गंगा का उद्गम देवप्रयाग से होता है। गंगा असल में देवप्रयाग के बाद गंगा नदी है, उससे पहले ये अलग अलग नदियों के रूप में आती है। अर्थात एक तरफ से ये भागीरथी नदी के रूप में आती है, तो एक तरफ से ये अलकनंदा के नाम से आती है। अर्थात गंगा नदी, गंगा कब बनती है, जब भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलती हैं। तो कहां मिलती हैं ये? देवप्रयाग में मिलती हैं। देवप्रयाग, जैसे इलाहाबाद में आप कहते हैं प्रयागराज, नाम बदल गया उसका, ऐसे ही देवप्रयाग में कौन सी भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं, तब जाकर के गंगा का उद्गम होता है। इसी पर यहां पर ऋषिकेश और हरिद्वार स्थित है। तो हरिद्वार और ऋषिकेश देवप्रयाग के बाद में स्थित जगह हैं। ठीक है,
क्लियर? अर्चना सुन ली बेटा? बिल्कुल, मैंने कमेंट भी पढ़ लिया आपका, ठीक है। अच्छा, अब देखिए देवप्रयाग से ऊपर, अब अपन लोग जब गंगा की पर्यायवाची पढ़ने लगते हैं, सिनोनिम्स पढ़ने लगते हैं, तो उस समय पर हम भागीरथी भागीरथी भी कहने लगे। भागीरथी देख तेरी ओर, है ना। तो भागीरथ के प्रयासों से निकली, इसलिए भागीरथी कहलाया। तो भागीरथी के कारण, भागीरथी कहां से निकलती है? तो वो गंगोत्री से निकलती है। भागीरथी कहां से निकलती है? तो गंगोत्री से निकल कर आती है। तो भागीरथी की लेफ्ट हैंड साइड ट्रिब्यूटरी अलकनंदा है, वही दोनों मिलकर के देवप्रयाग कहलाती हैं। तो कुछ लोग जो गंगोत्री ग्लेशियर को गंगा नदी का उद्गम मानते हैं, वो असल में भागीरथी नदी के कारण मानते हैं, ठीक है, कि भागीरथी गंगोत्री से आ रही है, उसमें आकर के अलकनंदा मिलती है, तब जाके गंगा का उद्गम होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो अलकनंदा आपने देखी, इस अलकनंदा से ऊपर यानी नॉर्थ की तरफ जब हम चलते हैं, तो ये देवप्रयाग था, इससे ऊपर रुद्रप्रयाग है। रुद्रप्रयाग में इस अलकनंदा नदी से आकर के जो नदी मिल रही है, उसका नाम मंदाकिनी है। आप में से जो भी लोग चार धाम की यात्रा का जिक्र सोचते हैं, उनमें से केदारनाथ असल में इसीलिए याद रखा जाता है। केदारनाथ, बद्रीनाथ इधर की तरफ आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब आप देखिए कि जो मंदाकिनी रिवर आपको दिख रही है, वो अलकनंदा नदी में आकर के रुद्रप्रयाग के अंदर मिल रही है, ठीक है। अलकनंदा कहां से आ रही है? तो अलकनंदा और पीछे चलिए तो आपको वो बद्रीनाथ से आती हुई दिखाई दे रही है। बद्रीनाथ के बाद में ये है वो जोशीमठ नामक स्थान, जो कि कुछ दिनों पूर्व आपने जो भूस्खलन, लैंडस्लाइड के नाम पर कवर किया था, अगर आपको याद आ रहा हो। संबित शुक्ला, भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले देख जरा, ये विचित्र, हाँ ये वाला गाना है ना, ठीक है। अच्छा, तो अब देखिए यहां से होकर के बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, ठीक है, और ये रहा जोशीमठ। जोशीमठ, इसके बगैर में धौली रिवर, जहां दोनों मिल रहे हैं, वहीं पर लैंडस्लाइड की घटना आपने सुनी थी, कुछ दिनों पूर्व सुर्खी में रही थी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में ये अलकनंदा जब नीचे आती है, तो इसके साथ पिंडर करके नदी मिलती है, और जगह का नाम बनता है कर्णप्रयाग। तो देखिए जोशीमठ, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग में आकर नदी मिल रही है मंदाकिनी, फिर अलकनंदा नीचे चलती है, फिर यहां पर आकर के इसके साथ भागीरथी मिलती है देवप्रयाग में। तो इस प्रकार से आप गंगा नदी को अपने मूल रूप में ओरिजिन होते हुए देख सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को यह बात अच्छे से गंगा नदी के सिस्टम के बारे में समझ में आ रही हो। बोलिए साहब, याद रख पाएंगे आप? चीजें ध्यान रख पाएंगे? एक बार थम्स अप कर दीजिए। चीजें याद रह जाएं तो मुझे बताते जाइए। पूछा जाए क्वेश्चन आप सबसे, याद रख लिया जाए, पूछा जाए आप सबसे, बताइए सबसे पहले वो कौन सा स्थान है जहां पर गंगा की दोनों सहायक नदियां आपस में मिलती हैं? जिन दो नदियों से मिलकर गंगा बनती है, उनमें से एक का नाम क्या था? भागीरथी। दूसरी का नाम क्या था? अलकनंदा। याद रख लेंगे, ठीक है। भागीरथी कहां से आ रही है? भागीरथी आ रही है गंगोत्री से निकल करके, गंगोत्री से निकल करके भागीरथी नदी आ रही है। दोनों मिलती कहां पर है? जिस जगह पर भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलती हैं, उस जगह का नाम क्या है? उस जगह का नाम देवप्रयाग है। क्या नाम है? देवप्रयाग है, ठीक है। क्लियर? अच्छा, अब चूंकि अलकनंदा, भाई गंगोत्री से हमने ये याद कर लिया, गंगोत्री, गंगोत्री के साथ साथ बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये नाम भी याद है।
तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, बताइए गंगोत्री से थोड़ा ही उत्तर की तरफ जब आप चलते हैं तो जगह मिलती है केदारनाथ। केदारनाथ से कौन सी नदी का उद्गम होता है? केदारनाथ से कौन सी नदी का उद्गम होता है? आंसर है मंदाकिनी नदी का। तो देखिए ये भागीरथी थी, इससे ऊपर कौन सी नदी है? मंदाकिनी। मंदाकिनी कहां से आ रही है? केदारनाथ से। केदारनाथ से गंगोत्री, केदारनाथ, केदारनाथ से मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी में जहां मिल रही है, तो यहां तो देवप्रयाग था। देवता होने से पहले कैसे हुआ करते थे? रुद्र हुए करते थे। तो ये यहां से ऊपर रुद्रप्रयाग है। ठीक है, तो मंदाकिनी और अलकनंदा जहां पर मिली वहां पर रुद्रप्रयाग था। भागीरथी और अलकनंदा जहां मिली वहां पर देवप्रयाग था। गंगा और यमुना जहां मिली वहां प्रयागराज था। ठीक है, रुद्रप्रयाग से ऊपर देखिए देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, इससे भी ऊपर एक प्रयाग और है जिसका नाम क्या है? कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी से आकर के पिंडर नामक नदी मिलती है। कौन सी नदी मिलती है? पिंडर नामक नदी। पिंडर, इस जगह का नाम क्या है? कर्णप्रयाग। तो देखिए कर्ण, रुद्र, देव और प्रयागराज, उम्मीद है आपको याद रह जाएगा। इस कर्णप्रयाग से भी ऊपर जोशीमठ। जोशीमठ किस लिए याद रखना है? क्योंकि जोशीमठ के ही ऊपर दो नदियां आपस में आकर मिल रही हैं, अलकनंदा और दूसरी तरफ से धौली। बद्रीनाथ से निकलकर चली हुई अलकनंदा अपने साथ में एक बार मंदाकिनी को मिलाती है, एक बार भागीरथी को मिलाती है। भागीरथी से जब मिलती है तब ये गंगा कहलाती है। तो जब आपसे गंगा रिवर सिस्टम पूछा जाए तो गंगा नदी के सिस्टम के बारे में आपको जो चीज सबसे पहले याद होनी चाहिए वो केवल इतनी याद होनी चाहिए कि इसका उद्गम देवप्रयाग नामक स्थान से होता है, जहां अलकनंदा और भागीरथी नदियां आपस में मिलती हैं। हां भाई, याद रख लोगे ये सब बातें। नदियों को आपको अल्टीमेटली लर्न करना पड़ेगा और कोई इसका तरीका नहीं है जिसके माध्यम से मैं आपको इसे याद करा पाऊं। ठीक है साहब? अच्छा, अब गंगा नदी बनकर बहने लगी साहब, ये चल दी। हमने गंगा नदी गंगोत्री से मानकर भागीरथी से मान ली। उसके बगल में फिर यमुनोत्री से निकलकर आती है यमुना। देखिए राइट हैंड साइड से यमुना आ रही है, ये रही यमुना। यमुना नदी आकर के यहां जाकर प्रयागराज, जिसे आप इलाहाबाद के नाम से जानते थे, वहां आकर मिलती है। यमुना नदी की चार प्रमुख नदियां हैं। कौन कौन सी है? चंबल, सिंध, बेतवा और केन। ये जो बेतवा और केन है, इन्हीं को बेतवा केन लिंकिंग परियोजना के नाम से जाना जाता है। बेतवा और केन, कहां गई? हाँ, बेतवा और केन नदियां, ठीक है ना? अच्छा, यमुना नदी की चार प्रमुख नदियां, वो भी राइट हैंड साइड से ट्रिब्यूटरी। कौन कौन सी? चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल की प्रमुख नदियां बनास, काली सिंध, पार्वती। याद रख लो तो बढ़िया है, जाकि राजस्थान वाले बच्चे इसको याद रखते हैं, क्योंकि यहां पर इसके सारे डैम, महाराणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज, ये सब याद रखने पड़ते हैं, है ना? पार्वती, सूकड़ी, लीलड़ी, फूकड़ी, सब याद रखनी पड़ती है इसमें से, है ना? वो कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो मेजर याद रखनी है, बनास इसलिए याद कर सकते हैं क्योंकि इसका जयपुर के लिए भी बड़ा महत्व है, और दूसरा इसका राजस्थान हिस्ट्री में जब आप याद करेंगे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स, उसमें बनास का जिक्र आता है। ठीक है, अच्छा, तो ये छोड़ सकते हैं। तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन यमुना में मिलती है, और यमुना राइट हैंड ट्रिब्यूटरी के रूप में गंगा के साथ मिलती है। जहां गंगा मिली, यमुना मिली, उसके बाद में फिर थोड़ा आगे चल करके यहां से कौन सी नदी मिलती है? सोन नदी जाकर के मिलती है। और इसकी जो सहायक नदी, जो कि फीडर के नाम से जानी गई है, जो हुगली में जाती है, वहां जाकर के दामोदर मिलती है। दामोदर को टेनेसी रिवर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अच्छा, गंगा नदी को बहुत आसानी से बचपन से याद किया होगा आपने, नहीं किया होगा तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। गंगा नदी, हम बचपन में हमारे टीचर जी ऐसे पढ़ाया करते थे, गोमती का घाघरा गंडक ले जाए। अब ये सुनने में थोड़ा सा अटपटा जरूर लगता है, लेकिन याद बहुत आसानी से हो जाता है। गोमती नदी है, घग्गर नदी है, घाघर नदी अलग है, ये घाघरा नदी है। एक गग्गर नदी है जो कि फोर्ट अब्बास में गायब होती है, पाकिस्तान में जाकर के, है ना? हरियाणा पंजाब से होते हुए आती है। गोमती, घाघरा, गंडक, गंडक के बाद में कोसी, गोमती, घाघरा, गंडक, गोमती का घाघरा, गंडक ले जाए। कोसी,
ठीक है ना। कोसी के बाद में यहां पर महानंदा नदी। क्लियर है। बांग्लादेश में जब ये एंट्री करती है गंगा तो पद्मा के नाम से जानी जाती है, ब्रह्मपुत्र एंट्री करती है तो जमुना के नाम से जानी जाती है, दोनों मिलकर के फिर मेघना बनती है। ठीक है। अच्छा, तो मतलब गंगा आपको देखते देखते याद हो गई। गंगा के साथ साथ यहां पर रामगंगा नदी। रामगंगा नदी इसलिए भी याद रखने योग्य है क्योंकि इसी के किनारे जो आपका वो है ना उत्तर प्रदेश का दुधवा नेशनल पार्क, वो इसी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। गोमती लखनऊ के कारण जानी जाती है। गोमती रिवर फ्रंट लखनऊ का काफी ज्यादा फेमस है। ठीक है। बाकी ये नदियां, कोसी नदी बिहार का शोक बनती है, ये नेपाल से चल करके आ रही है। क्लियर। कल एक बार बस बाकी बचा हुआ हिस्सा और पढ़ेंगे थोड़ा सा। आज के लिए इतना ही करते हैं। आप लोग एक बार इसके अंदर जो एक्स्ट्रा जानकारियां हैं यमुना के बारे में, सोन के बारे में, इनको एक बार याद करके आइए, है ना। कल फिर एक बार सुबह इसके साथ बैठ करके दो हाथ कर लेते हैं। ठीक है। रिवर एक दिन का समय और खाएगी, 1 से 1.5 दिन का, लेकिन फाइनली याद हो जाएगी हम सबको, है ना। बताइए, मजा आया पढ़ के? एक बार थम्स अप करके बताइए। बोलिए। ऑल गुड। 4 धाम